नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद वैभव में। इन द लास्ट lecture I told you that I am going to start literary terms from S.K. Arora and Dr. Ranjit Singh. And friend, I talk a bit on allusion, allegory, alexandrine and also a bit about affective fallacy. तो affective fallacy में हमने देखा it was a word, it was a literary terms given by Bimstead and Beardsley in around 1946. Bimstead and Beardsley, basically these two critics were belonging to new criticism, and they wrote something against I.A. Richards' book, which came in the year 1923 by the name of the Principles of Literary Criticism. Now friends, वीडियो को शुरू करने से पहले लेट मी जस्ट आपसे मैं कुछ और बात करना चाहूँगा कि जस्ट वी शुड ट्राई टू लिव इन आवर प्रेजेंट टाइम। मोस्टली भी जस्ट एक सर्वे में पता चला है कि हमारे 60 से 70% मानसिक ऊर्जा का जो मतलब हेरासमेंट या एक्सप्लॉयटेशन होता है फ्रेंड, मतलब यूज होता है, वो या तो अतीत या मतलब वी पास आवर टाइम आइदर इन समथिंग पास्ट की कोई बात हो, कोई हर्ट हो, कोई मेमोरीज हो, कोई पेन हो, कोई रिग्रेट हो, उसमें हम अपनी ज़िंदगी के 60% समय को मानसिक ऊर्जा को ज़ाया कर देते हैं। बाकी 20% जो हमारी मेमोरी हो फ्यूचर की को लेकर, मतलब इधर उधर हम फ्यूचर के बारे में मगअप करते रहते हैं। जस्ट बी वर्क विथ ओनली 25% ऑफ आवर मेमोरी। सो फ्रेंड, आज से आप कमिट करिए दैट यू हैव टू लिव ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी मोमेंट इन प्रेजेंट। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं मित्रों की पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज the present. It means present is a gift of God, so just develop the habit to live in your present time. जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपके आई एम जस्ट वेरी eager to begin MH Abram, but due to my personal occupations I am somewhere occupied, and because of that I am not right now in the position to begin that book, because it's a monotonous task to begin with M.H. Abram, and definitely I will just give you a very comprehensive and analytical approach on M.H. Abram when I begin with that book. अभी आप लोग भी इधर उधर सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं, सो हम लोग इसी तरह से कर रहे हैं, आगे देखा जाएगा। सो बात करते हैं एलिग्री पर। एलिग्री इज़ अ नैरेटिव पोएम। एलिग्री को मैं रिपीट दोस्तों कर रहा हूँ बिकॉज एलिग्री इट्स अ वेरी वास्ट टर्म, और इस एलिग्री में ढेर सारे सब जानराज या सब टर्म्स आ जाएंगे, जैसे आपके पैरेबल होंगे, फेबल होंगे, एग्जाम्पलम्स होगा। तो इस तरीके के छोटे छोटे इवन प्रोवर्ब्स को भी आप एलिग्री का एक हिस्सा मानते हैं। तो वी नीड टू जस्ट look at this particular terms in a analytical and more comprehensive manner. So allegory, it is a narrative poem or prose. ये एक प्रकार की नैरेटिव पोएम है या प्रोज भी हो सकता है, विच कैरीज अ सेकेंड मीनिंग, जो सेकेंड मीनिंग कैरी करता है बीनीथ द इमीजिएट सरफेस। अकाउंट आर एन एक्सटेंडेड नैरेटिव विच कैरीज अ सेकेंड मीनिंग अलॉन्ग विथ इट्स सरफेस स्टोरी। तो कह रहे हैं कि देयर विल बी डेफिनेटली वन लिटरल मीनिंग या प्राइमरी मीनिंग, एंड देयर विल बी येट अनदर secondary or deeper meaning, also called connotative meaning, and these two meanings will be running parallel side by side. तो जैसे कि आप देखते हैं फेरी क्वीन हो गया, या फिर जॉन कीट की पोएम हम पढ़ते हैं टू ऑटम। तो टू द ऑटम में उन्होंने द सेकेंड स्टैंजा ऑफ दैट पर्टिकुलर पोएम में उन्होंने ऑटम को मिस्टिफाई या एलिग्राइज्ड किया इन द फॉर्म ऑफ अ वीमन। एंड देन वी सी कि जॉन ड्राइडन ने अपनी बुक एब्सलम एंड अरिस्टोफल में चार्ल्स सेकेंड को एलिग्राइज किया है, बिब्लिकल रेफरेंस दिया हुआ है। सो एलिग्री इज a narrative, whether it is in prose or in poetry. And friends,
It works through the agent, through actions and sometimes through settings. तो ये किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, और कभी तो किसी मतलब सिचुएशन से भी इसको हम कैरी मतलब कंटिन्यू करते हैं. Allegory is basically divided into two parts. One is historical allegory and the another is political allegory. हिस्टोरिकल एलिग्री जो होती है एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कन्वे करती है, और जो पॉलिटिकल एलिग्री होती है वो आपका पॉलिटिकल पर्सन्स नेम्स को कन्वे करती है. फॉर एग्जांपल अगर आप जॉन ड्राइडन की एब्सलम एंड अचिस्टोफल देखते हैं, तो एब्सलम एंड अचिस्टोफल में किंग डेविड का जो कैरेक्टर है जो कि बाइबल का है, तो द बिब्लिकल कैरेक्टर ऑफ किंग डेविड इन दैट एब्सलम एंड अचिस्टोफल signifies King Charles II of that time. तो यहाँ आपका चार्ल्स सेकेंड जो एक पॉलिटिकल फिगर है जिसको आपने बाइबल से ले लिया. सो समवेयर यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ पैरेलल. So this is your political allegory. Now there are some other allegories like you can say जॉन बनियंस की आप बात करें पिलग्रिम प्रोग्रेस की, तो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में आप देखते हैं कि उसमें जॉन बनियन जस्ट ही ट्राइज टू एलिग्राइज द क्रिश्चियन डॉक्ट्रीन, particularly Christian doctrine of salvation, by telling how the character named Christian, warned by evangelist, flee the city of destruction and make his way फेवरेबली टू द सेलेस्टियल सिटी. तो उसमें एक किरदार है जिसको कि कैरेक्टर है क्रिश्चियन, जिसे कि चेतावनी मिलती है इवेंजलिस्ट के द्वारा कि वो इस शहर को छोड़कर मतलब वो दिव्य सेलेस्टियल सिटी में ईश्वरीय शहर में जाना चाहता है. एंड इन हिज जर्नी फ्रॉम दिस मॉर्टल वर्ल्ड to the celestial city, he faces a lot of fluctuation in his heart, like hope, despair, and different type of feelings arises in his heart and mind, which are allegorized. Now the next allegory, if we talk every man, it is also a kind of allegory, or it is also a moral play. एडमंड स्पेंसर की फेरी क्वीन की बात करें तो वो भी आपकी एलिगरी थी. देन विलियम कॉलिंस की ओड ऑन द पोइटिकल कैरेक्टर. विलियम कॉलिंस ने जो कि प्री रोमांटिसिस्ट थे, ओड ऑन द पोइटिकल कैरेक्टर में एलिगरी का प्रयोग किया है. एंड देन है आपका जॉन कीट्स महोदय, जो ही इज़ वन ऑफ द renowned and most celebrated and well recognized यंग जनरेशन पोएट जॉन कीट, जिनका कि जन्म प्राय आई थिंक कि 1795 हुआ था और 1821 में उनका देहांत हो गया था. तो इनके बारे में कहा जाता है कि जॉन कीट वाज द लास्ट टू गेट बॉर्न एंड फर्स्ट टू डाई. तो हम देखते हैं कि जॉन कीट अपनी पोएम टू ऑटम जो 1820 में आई थी, उसमें ऑटम को अपने सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोएम में ऑटम को फीमेल कैरेक्टर से कंपेयर करते हैं. एंड बाई जस्ट क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द ऑटम एंड फीमेल, ही गिव्स allegorical concept. Moving next, we can also look at Dante. He was a 14th century Italian author. तो दांते ने डिवाइन कॉमेडी लिखा. डिवाइन कॉमेडी वो भी आपकी एक एलिगरिकल है. एंड देन चौसर की बात करें, हाउस ऑफ फेम को एलिगरिकल मोड में लिखा गया है. विलियम लैंगलैंड, ही वॉज आल्सो कंटेम्प्रेरी ऑफ चौसर. तो विलियम लैंगलैंड ने पियर्स प्लाउमैन लिखा. दैट बुक इज आल्सो एलिगरिकल. एंड जर्मन पोएट, जर्मनी के पोएट थे गेटे, GOETHE, गेटे. गोथे लिखते हैं, गेट पढ़ा जाता है, GOETHE.
गेटे ने लिखा फास्टेस्ट पार्ट सेकेंड इन एलिग्रिकल फॉर्म। देन आपका जॉन कीट के कंटेम्पररी थे, फ्रेंड भी थे, पीबी शैली, पारसी बैशी शैली। ही रोट प्रोमेथियस अनबाउंड which is also in allegorical form. The Victorian novelist Thomas Hardy wrote The Dynasts. एंड द मॉडर्न सेंचुरी में देखें तो फ्रेंच काफ्का FRANZ फ्रेंच काफ्का KFKA फ्रेंच काफ्का ने भी मतलब एलिगरी का प्रयोग किया। हालांकि मतलब 20th सेंचुरी की बात करेंगे तो एलिगरी वाज ऑलमोस्ट डिवैल्यूएटेड इन द 20th सेंचुरी, लेकिन कुछ राइटर्स थे जिन्होंने एलिगरी को विशेष महत्व दिया। देन आपके फ्रेडरिक जेम्सन ने इसे पॉलिटिकल अनकॉन्शियसनेस कहा। फ्रेडरिक जेम्सन uses the term political unconscious to signify the relation of literary text to its historical context। तो मतलब जो एक आपका प्राइमरी मीनिंग है और सेकेंडरी मीनिंग के बीच में जो रिलेशनशिप है, टू इस्टेब्लिश अ काइंड ऑफ रिलेशन या एलिगरिकल रिलेशन बिटवीन द कॉनोटेटिव and the denotative meaning, he used the term political unconscious. Then there are various type of allegory. Fable is another part of allegory. तो fable को आप एपोलॉग भी कहते हो, APOLOGUE एपोलॉग। फेबल या एपोलॉग is a short narrative poem in prose or verse. Epilogue is a short narrative poem in prose or verse that exemplifies an abstract moral thesis reflecting human principle of human behavior. अब फेबल में आपके बीस्ट फेबल आ जाएंगे, एपिग्राम भी आ जाएगा, ठीक है। ग्रीक ऑथर में आप देखेंगे तो ईशब का फेबल बहुत मशहूर है। आपके हमारे इंडियन माइथोलॉजी में पंचतंत्र, विष्णुदत्त की पंचतंत्र की कहानियाँ, ठीक है, जिसको विक्रम सेठ ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। उसके बाद आपके फ्रेंच लिटरेचर में आप जाएंगे तो जीन डी ला फॉन्टेन आ जाते हैं। चौसर की अगेन आप फेबल में बात करेंगे तो चौसर की द नन प्रीस्ट टेल भी आपका एक फेबल है। एंड उसमें अमेरिकन में आप जाएंगे, अमेरिकन लिटरेचर में तो आपके जोएल चैंडरल हैरिस, JOEL जोएल शैंडलर, CHANDLER शैंडलर हैरिस, HARRIS। जोएल शैंडलर हैरिस को उनकी रचना अंकल रेमस की स्टोरी के लिए याद किया जाता है, जिसमें उन्होंने ट्रिक्स्टर नाम का किरदार ईजाद किया था। देन है आपके जेम्स थर्बर इज आल्सो रिगार्डेड और इज रिकॉग्नाइज्ड एज राइटर ऑफ फेबल। अगेन जॉर्ज ऑरवेल का नाम लिया जाता है। ही रोट एनिमल फार्म, जॉर्ज ऑरवेल रोट एनिमल फार्म इन 1945, 1945 में इनका एनिमल फार्म आया, जिसमें उन्होंने पशुओं के माध्यम से रशियन टोटलिटेरियन या रसिया रूस की राजनीति पर व्यंग किया। अनदर फॉर्म ऑफ एलिगरी है आपकी पैराबल इज अ शॉर्ट नैरेटिव अबाउट ह्यूमन बीइंग प्रेजेंटेड सो एज टू स्ट्रेस द टैसिट एनालॉगी। देन आपका है एग्जाम्पलम, EXEMPLUM Exemplum is a story told in a religious sermon. Exemplum is a story told particularly in religious sermon
and it was popular in the Middle Ages. In Chaucer's Pardonner's Tale, Pardonner preaching on the theme is the best example of exemplum. In his teaching, Pardonner says greed is the root of all evils. ठीक है, इस तरीके की जो चीज़ें होती दैट्स अ पैरेबल। चासर की बात करें तो चासर की और कहानी द शांटी क्लियर, जो मतलब उन्होंने है मतलब कॉक की कहानी है, तो दिस दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ पैरेबल। देन नेक्स्ट है प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स यानी कहावतें, जिसे हिंदी में आप कहते हैं। प्रोवर्ब्स आर शॉर्ट पिथी, पिथी मतलब मखमली, जो बड़े प्रिय लगे। Proverbs are short, pithy statements of widely accepted truth about everyday life. For example, people in glass houses should not throw stones. मतलब जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं उन्हें दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। प्रोवर्ब्स का एग्जाम्पल है। Empty vessels makes much noise. This is also example of proverbs. There are various or hundreds and thousands of proverbs, and Francis Bacon especially is known for pithy and proverbial and aphoristic style.